हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशंस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड अपन ने पढ़ लिया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है अब तक तो अपन ने, लेकिन अब मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्ड के अनुप्रयोगों में एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग से मैं स्टार्ट करूंगा और वो है पी ब्लॉक के हाइड्राइडों। पी ब्लॉक हाइड्राइडों के गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, गलनांक और क्वथनांक, इसकी मैं बातें करने जा रहा हूं। ठीक है, अब इन बातों को समझने से पहले आप कुछ लिखेंगे। पहले थोड़ा सा लिखते हैं फिर समझते हैं। लिखिएगा, पी ब्लॉक के हाइड्राइडों में प्राय है वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है, अर्थात अणुओं के बीच दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके द्वारा इनके गलनांक व क्वथनांक प्रभावित होते हैं। तो सुनिए, पहले एक बार इतना सुन लीजिए बेटा जी, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो वांडरवाल आकर्षण बलों के सामर्थ्य पर निर्भर करेंगे। जितना मजबूत वांडरवाल बंध यहां पे बनेगा उतने ही इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। मैं प्राय बात कर रहा हूं बेटा जी, तो मैं कहूंगा कि इनके का मतलब है पी ब्लॉक हाइड्राइडों की बात कर रहा हूं, पी ब्लॉक हाइड्राइडों की बात कर रहा हूं बेटा जी। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं, ठीक है ना, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो किसके समानुपाती होते हैं? तो ये समानुपाती होंगे वांडर वाल अट्रैक्शन, हिंदी में बोले तो वांडरवाल आकर्षण बलों के समानुपाती होते हैं। ठीक है ना, जितना ज्यादा वांडरवाल आकर्षण बल होगा उतने ही ज्यादा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बेटा जी। मैं क्या लिख रहा हूं देखो, प्राय, जनरली। ठीक है, ओके, ये बात तो हो गई। अब वांडरवाल आकर्षण बल किस पर निर्भर करते हैं? तो वांडरवाल आकर्षण जो बल है, वांडरवाल आकर्षण बल जो हैं वो आमतौर पर एक तो डिपेंड करते हैं अणुभार पर, अणुभार के समानुपाती होता है, और वांडरवाल आकर्षण बल आकार के भी समानुपाती माना जाता है। जो सामान्य वांडरवाल आकर्षण बलों की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? ओके, अब मैं एक उदाहरण से समझाता हूं मेरी बात को। ये तीन बातें क्लियर है ना? सबसे पहली बात तो इनके जो पी ब्लॉक के हाइड्राइड हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करते हैं जी? वांडरवाल आकर्षण बलों पर डिपेंड करते हैं। और जो वांडरवाल आकर्षण बल है वो किस पर निर्भर करेंगे? अणुभार और आकार पर। अब जो बात आती है वो आगे सुनो। अब एक एग्जाम्पल लेके समझो। CH4, SiH4, GeH4, SnH4, ठीक है ना, काशी गए शंकर। इस तरह से मैंने 4 मेंबर्स ले लिए, मान लो कार्बन परिवार के। तो मैं क्या देख रहा हूं, आप जब इन हाइड्राइडों में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेटा जी अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। बोलो, बढ़ेगा कि नहीं? यस, मॉलिक्यूलर वेट यहां पे बढ़ेगा और साथ में साइज यानी आकार भी बढ़ेगा। और बेटा जी अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं, बोलो काशी गए शंकर, ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, ऊपर से नीचे अणुभार बढ़ रहा है, तो नो डाउट वांडरवाल जो आकर्षण बल है, वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स है, वो बढ़ेगा। और वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बेटा जी सामान्यतः इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे और सामान्यतः इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे।
और ये बात प्राय प्राय लागू होगी ही। ठीक है, अब बार बार प्राय क्यों बोल रहा हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेटा जी आप सोच रहे होंगे कि सर आप अनुप्रयोग तो हाइड्रोजन बंद का बताने आए थे और आपने तो वांडर वाल बल की गा दी। तो अभी रुको बेटा जी, ये सामान्य बात हो गई, लेकिन अब देखना इसी पी ब्लॉक के तीन हाइड्राइड अलग व्यवहार दर्शाएंगे, अपने रेगुलर व्यवहार से जो प्राय दिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल अलग व्यवहार दर्शाएंगे। ऐसे तीन कौन हैं साहब? हेलोजन परिवार में तो है HF, ऑक्सीजन परिवार में है H2O और नाइट्रोजन परिवार में है अमोनिया। तो अब आप इतना लिखने के बाद में आगे थोड़ी सी एक लाइन लिखो, HF, H2O व NH3 में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सामान्य से उच्च मिलते हैं। यानी जैसा अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि भाई ये तो अपने परिवार के प्रथम सदस्य हैं, तो प्रथम सदस्य हैं उस हिसाब से तो सबसे पीछे होने चाहिए। देखो जी, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर होगा, MP एंड BP का ऑर्डर ये होगा, इसका मतलब है प्रथम सदस्य का तो सबसे कम होना चाहिए ना, और ये अपने अपने परिवारों में प्रथम सदस्य हैं तो इनके सबसे कम होने चाहिए, लेकिन अपेक्षाकृत इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं और इसका कारण है H बॉन्ड। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का अनुप्रयोग आ गया है ना। अब मैं एक एक परिवार को लेके बेटा जी आपको ये बात समझाने जाऊंगा। तो जरा देखिए एक एक परिवार में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर कैसे निकलेंगे, 1 बाय 1 करके अपन देखेंगे ये बातें। आइए जरा सबसे पहली बात ले लेते हैं। सबसे पहली बात अपन ले रहे हैं ये हेलोजन परिवार की। हेलोजन परिवार, हेलोजन परिवार में बेटा जी सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख रहा हूं, आप गौर देखना। होना क्या चाहिए? HF, HCl, HBr, HI, है ना। होना क्या चाहिए पहले तो ये बताओ। तो तुम कहोगे होना क्या था? लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए। यस, लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए तो ये हो जाएगा। लेकिन बेटा जी मैंने क्या कहा कि जो प्रथम सदस्य है उसका होना तो चाहिए था सबसे कम, लेकिन हो जाता है सबसे आगे। अब आप गौर फरमा लो, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये किसका ऑर्डर है भैया? बॉइलिंग पॉइंट का। समझ गए ना। तो तुम कहोगे क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी में वंडर वाल बल है। अब तुम कहोगे इन तीन का फिर ऑर्डर देखने का क्या तरीका रहा? इन तीन में तो वंडर वाल आकर्षण बल अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ा, और इसमें H बॉन्ड है जिसका सामर्थ्य वंडर वाल बल से काफी आगे होता है, इसलिए मैंने इसको आगे कर दिया। अच्छा, अगर इसी में बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट की बात करता तब तो सुनो, वही HF, HCl, HBr, HI। बेटा जी गौर फरमाना, इनका क्रम ऐसा होना चाहिए। तो इन तीन में तो H बॉन्ड है ही नहीं, तो इसमें तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ वंडर वाल आकर्षण बल बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़े, तो मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर हो गया। लेकिन HF में H बॉन्ड है तो ये उठ के आगे जाएगा। लेकिन उठ के आगे जाएगा कहां? ऐसे आदत मत डाल लेना कि सबसे आगे ही जाएगा। नो, HF है वो यहां सेकंड हाईएस्ट आता है। तो याद कैसे रखें कि बॉइलिंग पॉइंट में तो 4-4 मेंबर ले रहा हूं, 4-4 सदस्य, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो सबसे आगे, मेल्टिंग पॉइंट में सेकंड हाईएस्ट, ऐसे से दिमाग में रख लो। अच्छा बेटा जी नाइट्रोजन परिवार में आओ। नाइट्रोजन परिवार की बात करूं मैं तो सबसे पहले इस बार मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा जानबूझ के। NH3, PH3,
ASH3, SbH3, ठीक है। इन तीन में तो H बॉन्ड है ही नहीं, तो सोचना ही नहीं है, बढ़ेगा ऊपर से नीचे। लेकिन NH3 की अगर बात करूं तो इसमें बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसलिए इसका हाईएस्ट यानी सबसे आगे चला जाता है मेल्टिंग पॉइंट में। लेकिन ध्यान रहे मेंबर चार चार ले रहा हूं, तब ये फंडा दिमाग में सेट करना एक बार। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो NH3, PH3, ASH3, SbH3। अब इसमें इन तीन का ऑर्डर तो ये हो गया, लेकिन अमोनिया उठ के आगे जाएगा, नो डाउट जाएगा, लेकिन सबसे आगे ही हो जरूरी नहीं बेटा जी। यहां पे अमोनिया सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पर है, ऐसे समझ गए। अच्छा, हेलोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, और अब लास्ट में आता है ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार, अब बात करें अपन ऑक्सीजन परिवार की, तो बेटा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन परिवार में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम ही है। सेम ही है, कैसा है अभी देख लेते हैं। H2O, H2S, H2SE, H2TE, है ना। तो सबसे आगे तो कौन चला जाएगा, इन तीन का ऑर्डर तो यही है, लेकिन ये H2O सबसे आगे चला जाएगा। ये लो साहब हाईएस्ट है इसका। अब याद कैसे रखें, तो मैं तो कहता हूं पहली बात तो चार चार सदस्य ले लिए, ठीक है। सबसे पहले हेलोजन परिवार में प्रथम सदस्य की बात होगी, बाकी की नहीं होगी। बाकी तीन का तो क्रम ऐसा बढ़ता हुआ होता ही है। अब HF तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे आगे, मेल्टिंग पॉइंट में दूसरी पोजीशन। फिर नाइट्रोजन परिवार उल्टा, मेल्टिंग पॉइंट में सबसे आगे, बॉइलिंग पॉइंट में सेकंड हाईएस्ट, और ऑक्सीजन परिवार दोनों में ही हाईएस्ट। याद हो गया। लेकिन एक चीज है, तुम कहोगे सर चार चार सदस्य लिए हैं, पांचवां सदस्य ले ले तो क्या होगा, तो पांचवां सदस्य बेटा जी इसमें नाइट्रोजन परिवार में डालेगा, बाकी में तो नहीं डालेगा। तो कहते हैं कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट में कह देता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में पांचवां सदस्य कौन होगा, BiH3। वो बेटा जी फिर इस SbH3 से तो आगे ही आएगा, ठीक है ना। तो बाय द वे डाल दे, तब की ये बात होगी। तो इस तरह से ये बात हो गई भैया। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अलावा यहां पे एक बात और बन सकती है। वो क्या बात बनेगी बेटा जी, एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन बनता है वाष्पन की एंथैल्पी। वाष्पन की एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर क्वेश्चन बन जाता है। तो एक नोट डाल के लिखिए। आप एक बात बताओ पहले, अगर बॉइलिंग पॉइंट प्रभावित होता है H बॉन्डिंग से, तो वाष्पन की एंथैल्पी भी तो होगी, क्योंकि वाष्पन की एंथैल्पी का मतलब है एक मोल द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो वो H बॉन्ड अगर है तो ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो प्रभावित तो होगा। नोट डाल के लिखो, पी ब्लॉक हाइड्राइडों के वाष्पन की एंथैल्पी भी हाइड्रोजन बंध द्वारा प्रभावित होती है, और मुख्यतः यह बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार बताई जाती है। प्राय यह बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार बताई जाती है, ठीक है। जैसे बेटा जी एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो, निम्न में से किसके वाष्पन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। निम्न में से किसके वाष्पन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, और इसमें ऑप्शंस दे दिया H2O, H2S, H2SE, और चौथा ऑप्शन कह देना सभी की समान है। सभी की समान है। तो क्या जवाब दोगे, जवाब दे देना H2O, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी तो इसका उच्च होता है, तो वाष्पन की एंथैल्पी भी उच्च हो जाएगी, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन हुआ। इसके बाद देखिए सेकंड एप्लीकेशन ले रहा हूं, और सेकंड एप्लीकेशन है, दूसरा अनुप्रयोग है, वो है बर्फ का घनत्व है।
थोड़ा सा लिखिए थोड़ा। बर्फ का घनत्व है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, अर्थात बर्फ पानी से हल्की होती है, जिसका कारण बर्फ तथा जल में हाइड्रोजन बंध के प्रारूप में अंतर को माना जाता है। क्या मतलब निकला कि बर्फ में एच बॉन्डिंग का पैटर्न अलग है और जल में जो द्रव अवस्था में होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न अलग है। जरा देखिए क्या है बर्फ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न है, जरा पहले वो देख लेते हैं। बेटा जी बर्फ में इस तरह से है, ओ एच एच, दो लोन पेयर है, ओ एच एच, दो लोन पेयर है। आप एक चीज देखिएगा यहां पे कि ये जो लोन पेयर है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दिशा निर्धारित करेंगे। इस तरह से एच बॉन्ड बन गया, एच बॉन्ड बन गया, मींस ये लोन पेयर डायरेक्शन तय कर देंगे कि किस डायरेक्शन में एच बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग में शामिल है, इस तरह से चलेगा। अब इस पैटर्न में सबसे पहली बात तो आप देखिए कि एक ऑक्सीजन चतुष्फलकीय रूप से, एक ऑक्सीजन चतुष्फलकीय रूप से चार हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है। अब बताओ ये बात सही है क्या? जी हां, एक ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है। देखो दो हाइड्रोजन ये और दो ये, लेकिन इन चार हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है जिनमें से आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, दो से तो एच बॉन्ड द्वारा और दो से सहसंयोजक बंध द्वारा। अब ये बात सही है क्या? देख लो कि दो से तो जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा और दो से जुड़ा है सहसंयोजक बंध। देखिए ये दो सहसंयोजक है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इससे क्या बना? इससे एक पिंजरेनुमा रिक्त स्थान बन गया। पिंजरेनुमा रिक्त स्थान यहां पे बन जाएगा। आप देखिए ये रहा पिंजरेनुमा रिक्त स्थान, पिंजरेनुमा रिक्त स्थान यहां पे बन जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि इस रिक्त स्थान में कोई अन्य अणु आ पाएगा क्या? खाली जगह बन गई, बस बन गई, फाइनल है। अब इस जगह कोई और नहीं आ सकता। और बेटा जी अगर कोई और नहीं आ सकता तो इससे क्या हुआ? देखिए मैं बताता हूं, पिंजरेनुमा रिक्त स्थान से क्या हुआ साहब? आयतन बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। अब आप जानते हो कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन अगर बढ़ गया तो यहां से मैं कह सकता हूं कि घनत्व कम हो गया। तो आपको कोई बोले कि बर्फ का घनत्व कम होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? वास्तव में हाइड्रोजन बॉन्ड का पैटर्न जिम्मेदार है, लेकिन इस पैटर्न से भी क्या नुकसान हुआ? आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने से क्या हुआ? घनत्व कम हो गया। तो घनत्व बर्फ का कम होने के पीछे इसका पैटर्न जिम्मेदार है, या फिर मैं कह दूं ये जो पिंजरेनुमा रिक्त स्थान की बातें कर रहे हो ये जिम्मेदार है। क्लियर है बेटा जी? अब जरा आगे बढ़िए, थोड़ा सा इसमें मैं और आगे बढ़ूं तो अगर मैं द्रव जल की बात करूं तो उसमें क्या है? कहते हैं कि जब यही पानी, यही H2O जब द्रव अवस्था में होगा तो कहते हैं कि यह पिंजरेनुमा रिक्त स्थान नहीं रहता। फिर क्या रहता है? जरा देखते हैं। अगर यही जल रूप में हो, मतलब लिक्विड स्टेट में हो, तब H बॉन्डिंग का पैटर्न बेटा जी अलग है। और वो H बॉन्डिंग का पैटर्न आप देखना कैसा है? HOH, ठीक है ना? HOH। कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा कि कोई पिंजरेनुमा, केज लाइक कहते हैं इसको, केज लाइक रिक्त स्थान नहीं है, और नहीं है तो फिर आयतन कम ही रहा है। आयतन कम रहा है तो घनत्व इसका ज्यादा। बेटा जी एक ही चीज को कई तरीके से पूछने के तरीके हो गए। बर्फ का घनत्व कम क्यों है साहब? ये
पिंजरेनुमा रिक्त स्थान के कारण से आयतन बढ़ गया, घनत्व कम हो गया। बर्फ हल्की क्यों होती है? घनत्व कम है तो हल्की भी होती है। बर्फ पानी की सतह पर तैरती क्यों है? सबका जवाब एक साथ है। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कई बार कि एक H2O का जो अणु है, क्या बोल रहा हूं जी, एक H2O का जो अणु है वो अधिकतम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लिख दो, एक जल का अणु अधिकतम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब कई कहेंगे सर कहां बनाए? देखो इधर इसने बना दिए, मान लो एक और H बॉन्ड बना लिया, तो जल का एक अणु अधिकतम कितने बना रहा है? एक और एक 2 ही तो बना रहा है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो जल है ही नहीं। अरे बावड़ों, ये जल का अणु ही तो है, ये जल का अणु ही तो है। तो इसमें भी क्या देख रहे हो? एक जल का अणु 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये क्वेश्चन होता है। अच्छा, एक चीज और सुनो बेटा जी, एक अच्छी बात बता रहा हूं। जैसे बर्फ है, कहते हैं कि बर्फ को गर्म करो, 4 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हो तो इसमें कहते हैं कि ये जो बर्फ है ये पिघलती भी है और इसका प्रसार भी होता है। ये बर्फ पिघलती है और इसका प्रसार होता है। प्रसार होने के साथ साथ सोचो कि बर्फ जब इस रूप में आई तो एक बार तो आपको क्या देखने को मिलेगा? पहले आयतन ज्यादा और बाद में आयतन कम। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक मैं तो कहता हूं कि बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघल के जल में बदल गई। लेकिन इससे क्या हुआ? आयतन में कमी आ गई। बोलो आई कि नहीं? जैसे ही बर्फ इस रूप में आएगी आयतन में कमी आई, आयतन में कमी आई तो घनत्व बढ़ता है। तो बेटा जी दिमाग में क्या रखोगे कि जब मैं गर्म करने बैठता हूं बर्फ को तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वो घनत्व उसका बढ़ता है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में गर्म करोगे तब मैं क्या देखता हूं? तब एक अलग स्थिति आएगी। तब यहां पे प्रसार चालू हो जाएगा जल के अणुओं का। भाई जल के अणु टेम्परेचर बढ़ाने पर दूर दूर तो होंगे और उससे इनके आयतन में क्या देखने को मिलेगी? वापस वृद्धि देखने को मिलेगी। आयतन में वृद्धि तो घनत्व वापस कम होने लग जाएगा रे। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पानी का या बर्फ का या कैसे भी कि जल का, अगला तो जल बोलेगा, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर आता है? तो आप बता देना 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है। दैट्स ऑल। ये बर्फ का घनत्व। एक और एप्लीकेशन अपन ने किया बेटा जी, तीसरा अनुप्रयोग लिखो जल्दी से। भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कहते हैं कि कुछ पदार्थों की, मैं क्या लिख रहा हूं? भौतिक अवस्था। तीसरा अनुप्रयोग फिजिकल स्टेट। आप एक काम करो, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो पहले। भौतिक अवस्था की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करें, बेटा जी लिखना, अणुओं में हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण कणों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, इनके बीच की दूरी कम हो जाती है, जिससे कई बार भौतिक अवस्था बदल जाती है। जैसे गैस होना चाहिए लेकिन कणों के बीच की दूरी कम कर दी तो द्रव में बदल गया, या द्रव होना चाहिए लेकिन कणों के बीच की दूरी कम हो गई तो ठोस में बदल गया। तो ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे गैस की बजाय द्रव है, द्रव की बजाय ठोस है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भौतिक अवस्था को बदल सकता है। एग्जाम्पल्स लिखते रहो जल्दी जल्दी। HF, H2O, NH3 लिखो। HF, H2O, NH3 हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण द्रव है, जबकि HCl, H2S, PH3 हाइड्रोजन बंध नहीं होने के कारण प्राय गैस है। ठीक है, तो इनके द्रव होने के पीछे जिम्मेदार कौन है?
हाइड्रोजन बॉन्ड। और इन्हीं सदस्यों के जस्ट नीचे आने वाले गैस क्यों हैं? क्योंकि इनमें एच बॉन्ड नहीं है। अगला एग्जाम्पल, छोटे छोटे हैं एग्जाम्पल्स, थोड़ा सा इसमें ज्यादा बातें नहीं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगला देखो बेटा जी, अगला एक आता है कि जैसे मैं कहूं ग्लूकोज ठोस है, यूरिया ठोस है, ठीक है। इसका क्या कारण है? बस इतना सा कह देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है इसलिए है। इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए ये ठोस है। और लिखिए एग्जांपल्स में एक बात आती है बेटा जी, HC ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। H बॉन्ड के कारण द्रव है, जबकि इसी का बड़ा भाई CH3CN मिथाइल साइनाइड H बॉन्ड नहीं है। नहीं होने के कारण क्या है? गैस है, तो बाकी के गैस है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, काम का भी है, आप सुनिएगा बेटा जी बोरी कम्मल के बारे में। बोरी कम्मल H3BO3 बोरी कम्मल, और इसमें कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पहली बात तो ये ठोस क्रिस्टल रूप में होता है, और एक बात और आती है कि इसमें द्विविमीय 2D द्विविमीय परतीय संरचना स्थायी होती है, उसका कारण भी एच बॉन्ड है। ये सारी चीजें लिखने लायक हैं, पता तो चले कि किन किन में एच बॉन्ड होता है, तो भौतिक अवस्था को भी ये प्रभावित करता है। एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। ओके, नेक्स्ट वन, चौथा अनुप्रयोग है बेटा विलेयता से संबंधित। चौथा अनुप्रयोग लिख दें, विलेयता। और विलेयता भी मैं तो किस में बताऊंगा? जब कुछ नहीं कहे तो जल में विलेयता। एक लाइन लिख दो छोटी सी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लिखिए, वे यौगिक जल में विलय होते हैं जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सके। अरे जो यौगिक जल के साथ एच बॉन्ड बना लेगा वो जल में घुल जाएगा। जैसे एग्जांपल्स देखें, H2O है आपके सामने और एक तरफ HOR एल्कोहल है, ये लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा भाई? विलय क्यों हुआ? एल्कोहल पानी में क्यों घुल गया? एच बॉन्ड बनने के कारण से। आपने कहा था ना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्यों घुल गया? एच बॉन्ड बना लेता है जल के साथ। क्लियर? तो ये कुछ अनुप्रयोग देखे अपन ने।